नमस्कार दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ उसे खूब अच्छी तरह समझ लीजिए। जिस दिन आपको यह बात समझ में आ गई उसके बाद आपको यूपीएससी प्री क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। हर साल लाखों लोग यूपीएससी प्री देते हैं और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, खूब पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी प्री नहीं निकाल पाते। इसका सिर्फ एक कारण है, आप चाहे दुनिया का सारा ज्ञान इकट्ठा कर लीजिए, अगर आपने वह नहीं पढ़ा जहां से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछती है तो इस ज्ञान का कोई फायदा नहीं, प्री नहीं निकलेगा। लेकिन आपने कम ही पढ़ा है और उन टॉपिक्स को तैयार किया है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपके लिए प्री निकालना बहुत आसान है। जिन टॉपिक्स को हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं, अगर आपने सिर्फ इन्हें ही तैयार कर लिया और आपका बेसिक क्लियर है तो आप आराम से प्री निकाल सकते हैं। मैं लगातार 2 सालों से आपको सबूत दिखा रहा हूँ। कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चंस यही से आ रहे हैं। इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। वहाँ से आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप जल्दी से इन सारे टॉपिक्स को तैयार करना चाहते हैं तो आप PDF नोट ले सकते हैं। और जो वीडियोज़ आने वाली हैं उनकी भी एडवांस नोट आपको दी जा चुकी है। इसके लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट में एक लिंक दिया गया है, वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब टॉपिक्स तैयार करते हैं। टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपसे एक ज़रूरी प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्या आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हैं? मेरे ख्याल से देखे होंगे। तो आप ये बताइए कि कोई भी ऐसा वर्ष 2023, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15 कहीं से भी कोई भी ऐसा वर्ष रहा है जिस वर्ष यूपीएससी ने पर्यावरण संरक्षण या वन्य जीव संरक्षण से संबंधित प्रश्न न पूछे हों? आपको ध्यान आ रहा है? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई साल हुआ ही नहीं, ऐसा कोई साल गया ही नहीं जिस साल यूपीएससी ने इस सेक्शन से क्वेश्चंस न पूछे हों। और एक नहीं, 2, 3, 4, 5 प्रश्न पूछे गए हैं। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ध्यान से समझ लीजिए, फिर टॉपिक पर बात करेंगे। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पर्यावरण संरक्षण की। अगर बात करें तो जो पर्यावरण संरक्षण के कानून बनाए गए हैं वहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कितने कानून हैं आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, 4-5 महत्वपूर्ण कानून है, वहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ संस्थाएं बनाई गई हैं, उन संस्थाओं से प्रश्न यूपीएससी पूछ लेती है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ योजनाएं चलती हैं, उन योजनाओं से प्रश्न पूछ लेती है। लेकिन इसी पर्यावरण संरक्षण के तहत जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें एक बात पता चलती है। कौन सी बात? कि कुछ जीव ऐसे हैं जिनका संरक्षण करना विशेष रूप से ज़रूरी हो चुका है, अनिवार्य हो चुका है। वो चर्चा में आते रहते हैं और इन पर भी यूपीएससी प्रश्न पूछती रहती है। टाइगर पर बहुत प्रश्न आए हैं, पीसीएस वगैरह में भी आते हैं। एलिफेंट को लेकर के अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पे भी आए हैं। वो जो केरल में घटना हुई थी कुछ साल पहले कि पटाखा खा लिया था हाथी ने, मुंह में फट गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो हाथी पे तो उसके पहले भी प्रश्न आए थे, उस बार यूपीएससी ने थोड़ा डिटेल में पूछ लिया। तो जो जीव खतरे में है उन पर क्वेश्चंस यूपीएससी खूब पूछती रहती है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, किताबों में तो हर जीव के बारे में बातें होंगी, हर तरह की बातें होंगी, लेकिन यूपीएससी कहाँ से पूछती है ये जानना ज़रूरी है। पर्यावरण के तहत सबसे खास बात यह है कि यूपीएससी बहुत ज़्यादा स्टैटिक किताबों में जाकर नहीं पूछती। टॉपिक के सिलेक्शन की अगर बात करें तो किताबों से नहीं उठाती। जो चीज़ें चर्चा में हैं, जिनका अभी महत्व है, चर्चा में वही बातें होती हैं जो रिलेवेंट होती हैं। कभी कभी हम चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, वो अलग बात है, मीडिया जैसा है उस हिसाब से। लेकिन मोटे तौर पर जो पर्यावरण के लिए ज़रूरी बातें हैं वो चर्चा में आ ही जाती हैं। यूपीएससी देख रही है तो उससे संबंधित स्टैटिक या कोई भी पक्ष लेके यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। ये बातें मैं क्यों याद दिला रहा हूँ? इसलिए क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर से पहले भी प्रश्न आए हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट से भी आए हैं, एलिफेंट से भी आए हैं अलग से। अभी ये फिर चर्चा में है, आने वाले समय में भी चर्चा में रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर जो संकट है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और निकट भविष्य में या फिर दूर भविष्य में भी आप देखेंगे तो इन जीवों पे और भी जीव हैं उन पर जो संकट है ना वो ख़त्म नहीं होने वाला है, बढ़ ही रहा है, दिक्कतें आ ही रही हैं।
तो ये टॉपिक्स चर्चा में रहेंगे, इनका महत्व बढ़ता रहेगा, यहाँ से क्वेश्चंस आते रहेंगे। ध्यान से समझिए कि किस तरह से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ सकती है। एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो यही बात यहाँ लिखिए कि 2 योजनाएं चल रही थी, एक प्रोजेक्ट टाइगर, एक प्रोजेक्ट एलिफेंट, उनको मिला दिया गया है, उनको मिलाकर एक कर दिया गया। प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीज़न, एक नया डिवीज़न बना दिया गया है। उसके तहत मंत्रालय आप वैसे ही जानते हैं पहले से, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर विलय के कारण पे जाएंगे तो वैसे भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फंडिंग को तर्कसंगत बनाना जरूरी था। संरक्षण को मजबूत करने के लिए समावेलन किया गया है, तो ये तो बेसिक बात है। क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं? प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम बात करें, पीसीएस अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कहीं का भी पीसीएस एग्ज़ाम देते हैं, आप ध्यान से देखिए, इस शायद ही ऐसा हुआ होगा कि कम से कम 3 बार 4 बार यहाँ से क्वेश्चन ना पूछ लिया गया, घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, खूब प्रश्न आते हैं। कौन सी बातें ध्यान रखनी है? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से की थी। उस समय ये उत्तराखंड नहीं बना था, ठीक है, उत्तर प्रदेश था। तो इसमें कई बातें हैं। यहाँ पर मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको एक एग्जांपल दिया था कि 2019 में यूपीएससी ने 2 क्वेश्चंस पूछ लिए थे और उसमें ये जानने की कोशिश की गई थी कि ये जब घटना घटी तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। यूपीएससी ने 19 में पूछा है। तो अगर इसी को यूपीएससी थोड़ा कठिन बनाना चाहे तो ये कह सकती है कि जिस समय प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, या फिर ऐसे पूछ ले इंदिरा गांधी के काल में जब वो प्रधानमंत्री थी उस समय कौन कौन सी योजनाएं आई, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बस ये थोड़ा सा जानने के लिए, लेकिन महत्वपूर्ण बात जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये है, 1973 में इसकी शुरुआत की गई। कहाँ से शुरुआत की गई? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरुआत की गई। यह नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नोट में आपको दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है। हालांकि यूपीएससी एक स्टेप और आगे बढ़ती है और उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में पूछ लेती है। विशेषताओं के बारे में अगर विशेष रूप से आपने नहीं पढ़ा है तो एक ज्ञान आपकी मदद कर सकता है। पता है क्या? जब आप भूगोल पढ़ते हैं तो अगर आपने अच्छे से भूगोल पढ़ा है, आप जान रहे हैं कि पश्चिमी घाट जो है उसकी स्थलाकृति कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, पठारी हिस्सा है वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, हिमालय की बात करें तो वहाँ की जो भी वहाँ का वातावरण है, वहाँ की पारिस्थितिकी है वो कैसी है, तो आप गेस भी कर सकते हैं। ऐसे भी राज्य के बारे में आप जानते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, और वैसे भी आपने भूगोल पढ़ा, आप जानते हैं कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो आप गेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इन्फॉर्मेशन को लिंक करके आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें हैं कुछ काम की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसने न केवल बाघों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया बल्कि उनके प्राकृतिक आवास के संरक्षण को भी सुनिश्चित किया, क्योंकि बाघ खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर है। इसका क्या मतलब है? खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक ऐसे ही 3 जीवों का एक बना लेते। ये घास है, ठीक। अब इस घास को किसने खाया? हिरण ने खाया, ठीक। यहाँ पे हिरण है मान लेते हैं। हिरण को किसने खाया? बाघ ने खाया। बाघ को किसने खाया? नॉर्मली ऐसा नहीं देखा जाता है कि बाघ भी किसी का शिकार हो सकता है कि इससे जैसे डायनासोर वगैरह का समय होता है तो डायनासोर बाघ को खा जाता है। लेकिन अभी इस हिसाब से जिस पर्यावरण में ये रह रहा है बाघ, नॉर्मली इसकी एक्सीडेंटल मृत्यु होगी या फिर प्राकृतिक मृत्यु होगी कि बूढ़ा हो गया मर गया, या चोट लग गई तो मर गया, या फिर वो छोड़ दीजिए, वो जो देखते हैं आप जो कि कुछ क्या कहते हैं उसको जी, वो जानवर होते हैं ना, कुछ जंगली कुत्ते होते हैं, कुछ हमारे यहाँ फिलहाल सियार जिसको बोलते हैं, उसका नाम देखिए ऐसे कुछ है। कुल मिला के ये है कि वो भी अटैक कर देते हैं कभी कभी, तो शिकार कर लिए वो अलग बात है। लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो इस खाद्य श्रृंखला में पहले स्तर पर जो है, प्राथमिक स्तर पर हरी घासें हैं, ये सब चीज़ें हैं, पेड़ पौधे हैं।
फिर इनको खाने वाले कुछ शाकाहारी जीव हो सकते हैं, हिरन हो सकती है, खरगोश हो सकता है, इनको खाने वाला बाघ हो गया। तो इस हिसाब से ये सबसे ऊपर आ रहा है। अगर ये बाघ ना हो तो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा, हालांकि इन तीनों में से कोई भी ना हो तो बिगड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही और भी चीज़ें बनती हैं, आपको मैंने पढ़ाया है, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, ये पोषक स्तर क्या होते हैं। तो इस हिसाब से भी ये ज़रूरी है। ये चीज़ें अब समझ में आ रही हैं लोगों को। पहले तो राजा महाराजा शिकार करते थे, लोगों के टाइटल भी होते थे, बाघ मारे, सुना है कि नहीं आपने? तो उन्होंने बाघ मार दिए तो बाघ मारे टाइटल वगैरह हो गया। तो अभी इंसान एक, मैंने इसे नॉर्मली इस मामले में तो हिचकना भी नहीं चाहिए, इंसान बहुत ज़्यादा स्वार्थी है। ठीक है, जब कोई दिक्कत नहीं थी, पर्यावरण हमने खूब शोषण किया, पेड़ काटे, जीव जंतुओं को मारा, क्या क्या नहीं किया इंसानों ने इस धरती पर। सबसे ज़्यादा अत्याचारी प्राणी कोई है तो वो इंसान है। अब क्या है, अब हम ये कह रहे हैं, जैसे इसी तर्क को मुझे अगर काटना हो, अभी जो मैंने कहा कि ये प्राथमिक मतलब सबसे उच्च स्तर पे आएगा पोषण, जो खाद्य श्रृंखला है उसमें, इसलिए हमें बचाना चाहिए, ये सब बकवास की बातें हैं। असली बात यह है कि पर्यावरण को जब नुकसान होगा ना, तो उसका साइड इफ़ेक्ट इंसानों तक पहुंचेगा, इंसानों को नुकसान होगा। तो कायदे से इंसान अपनी सुरक्षा करना चाहता है। बाघ, हाथी, ये सब तो बहाने हैं। अगर अभी ये ढेर इनकी संख्या बढ़ जाए, बहुत सारी हो जाए, तो फिर मारने शुरू कर देंगे। ठीक है ना, लेकिन कोई बात नहीं, ये आपको जब वैसे कभी चर्चा करने का कहीं मौका मिले तो वहाँ पे बात कर सकते हैं, लेकिन आंसर लिखते समय थोड़ा संतुलित रहने की ज़रूरत है। खैर वो थोड़ा अलग बात हो गई, लेकिन काम की बात करते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है। बाघ की सुरक्षा की स्थिति पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या प्रश्न बनाया गया उसमें लाइन डाली जा सकती है। जो अनुसूची बनाई गई है 1972 वाली, उसकी अनुसूची 1 में इसको रखा गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया था 1972 में, उसमें कुछ अनुसूचियाँ, अभी हाल ही में इसमें संशोधन किया गया है। ये मतलब अधिनियम तो मैंने आपको पढ़ाया है, नोट दी है। इसकी अनुसूचियों में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, फिर भी अनुसूची 1 में जो प्रावधान है वो सारी चीज़ें पहले के जैसे ही हैं। इसमें क्या है ना, अनुसूची 1 में जिस जीव को डाल देंगे, उसकी अगर कोई हत्या करता है, शिकार करता है, व्यापार करता है, तो उसे सबसे कठोर सज़ा दी जा सकती है, दी जाती है, कानूनी प्रावधान है। ठीक है, तो उसमें डाला गया है ताकि इसकी कोई हत्या ना कर सके, बाघ का कोई व्यापार ना करे, इस तरह से। लुप्त प्राय श्रेणी में डाला गया इसको, IUCN की रेड सूची में लुप्त प्राय में डाला गया। अब मैंने आपसे कई बार कहा है कि ये जो हिंदी के शब्द हैं IUCN वाले, वो कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं आपको। जैसे विलुप्त हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लुप्त प्राय, संकटग्रस्त, या क्या कहते हैं, सुभेद्य, ऐसे कुछ शब्द हैं, इसकी वजह से क्या हो ना, गड़बड़ हो जाता है। तो आप एक काम करिए, आपकी जो नोट है ना, उसमें आप 4 नाम इंग्लिश में लिख लीजिए। एक होता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, CR जिसको हम दर्शाते हैं। एक होता है इंडेंजर्ड, एक होता है वल्नरेबल। ठीक है, तो ये 3 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसी कैटेगरी के तहत जो जीव आते हैं, ज़्यादातर इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ इनसे बाहर के भी होते हैं, तो ज़बरदस्ती बेसिस में डाल देती है कि इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, तो थोड़ा सा पहचानना पड़ता है। तो इसको आप इंग्लिश में ही याद करिए। ठीक है, ये जो कैटेगरी है, जैसे बाघ का है, लुप्त प्राय आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप जब इसकी हिंदी देखेंगे तो आपको, मतलब इंग्लिश देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा किस में आ रहा है। ठीक है, अब आपके लिए एक काम है, होमवर्क है, मैंने नोट में उसमें तो शायद एक जगह लिखा भी है, अपडेट किया है, स्टैटिक वाला जो पहले दिया गया था उसमें कहीं होगा। आपका काम यह है कि आप इन तीनों की हिंदी और इंग्लिश एक बार लिख दीजिए कमेंट में। अगर आप लिखेंगे तो आपको मैं हर्ट दूंगा, और जो लोग नहीं जानते हैं वो भी आपको पसंद करेंगे, आपके कमेंट को लाइक करेंगे। ठीक है, तो ये काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि IUCN की रेड लिस्ट से क्वेश्चन बनते हैं। किसी जीव पे पूछा गया है तो उसमें एक लाइन ये भी जोड़ दी जाती है UPSC के द्वारा कि IUCN की रेड लिस्ट में इसको वल्नरेबल में डाला गया है कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड में डाला गया है, तो पता होना चाहिए। ठीक है, साइट्स है वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, साइट्स, शॉर्ट में इसको साइट्स बोलते हैं। इसके भी कुछ परिशिष्ट हैं,
परिशिष्ट वही लिस्ट आप कह सकते हैं, तो उसकी परिशिष्ट 1 में इसको डाला गया है। इस पे ज़्यादा निगरानी होती है ताकि व्यापार वगैरह ना हो। अब ये हमारे यहाँ बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनका इलीगल व्यापार होता है, पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे जीव हैं, तो उनको देखा जाए, उनकी निगरानी की जाए, उसे रोका जाए, उसके लिए समझौता किया गया था। ठीक है, अब प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में बात करते हैं। एक चीज़ मैं आपको होमवर्क के तौर पर देना चाहता हूँ। आप ना हमारे यहाँ जो हाथी रिजर्व हैं उसकी लिस्ट बना के याद कर लीजिए। मैं फिर से ध्यान दिला रहा हूँ, अगर क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा तो बाकायदा मैं इसका क्रेडिट लेने के लिए तैयार रहूँगा। मैं कहूँगा, बार बार मैंने आपसे कहा था, हो सकता है कि मैं नोट में इसको अपडेट करके दे दूँ, ठीक है, लेकिन ये तो किताबों में आसानी से मिल जाता है, तो आप वहाँ से भी, ज़्यादा नहीं है हाथी रिजर्व, ज़्यादा नहीं है टाइगर रिजर्व, मतलब अगर हम कम से ज़्यादा की तरफ जाएं तो सबसे कम हाथी रिजर्व हैं, उसके बाद से नेशनल पार्क हैं, उसके बाद से टाइगर रिजर्व हैं, और वन्य जीव अभ्यारण्य तो 500 से ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। तो जो महत्वपूर्ण होते हैं उनको याद करना होता है। फिलहाल हाथी की बात हो रही है, हाथी रिजर्व आप याद कर लीजिए। माइक स्थल है एक, पता नहीं इसमें मैंने लिखा है कि नहीं, लेकिन बात हो जा रही है तो मैं कह दे रहा हूँ। एक परियोजना चलती है माइक के नाम से, MIKE होता है, देख लीजिएगा इसको, KE होता है कि कोई और, यहाँ पे KE होगा, ठीक है, के है। तो MIKE माइक एक प्रोग्राम है, हाथियों के संरक्षण से संबंधित है। यूपीएससी ऐसे प्रश्न पूछ लेती है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट पे। परियोजना हाथी को, प्रोजेक्ट एलिफेंट को भारत सरकार द्वारा 1992 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ शुरू किया गया था। अब ये उद्देश्य क्या हो सकते हैं, आप खुद ही सोचिए। उनके आवास को सुरक्षित करना है, मानव पशु संघर्ष को के मुद्दे का समाधान करना है, बंदी हाथियों का कल्याण करना है। बंदी मतलब नहीं, पकड़ के रख लेते हैं फिर अपने यूज़ के लिए हाथियों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके कल्याण के लिए भी, उनके लिए भी काम करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी सामान्य बातें हैं। हाथी मतलब एलिफेंट रेंज जो स्टेट्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक चीज़ और मैं पूछ रहा हूँ आपसे, इसको भी आप कमेंट में बताइएगा, ये काम की चीज़ है, इसको लिख दीजिएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा हाथी किस राज्य में पाए जाते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, किस राज्य में। और 3, आप कम से कम 3 राज्य बताइए बढ़ते से घटते क्रम में, यानी कि पहले नंबर पे वह राज्य जिसमें सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं। ऐसे ये आपके बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है, अगर आपने खुद से खोजा है तो आपको हर्ट मिलेगा, बाकी लोग जो नहीं जानते हैं वो भी देखेंगे, सीखेंगे। तो ये बताइएगा, बाकी एलिफेंट रेंज राज्य ये हैं, यानी कि इन राज्यों में हाथियाँ रहती हैं। तो आप बस ऐसे ही देख लीजिए, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, महिला आयोग के बारे में जानते हैं। महिला आयोग से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, इस बार महत्वपूर्ण है क्योंकि मणिपुर में हिंसा हुई और बड़ी ही शर्मनाक घटना हुई। इसके बावजूद कुछ खास एक्शन अब नहीं लिया जा सका, बहुत लंबा समय बीत गया, अभी भी तो कुछ खास नहीं हो रहा। ठीक है, तो महिला आयोग पर प्रश्न उठा कि भाई संस्थाएं हम बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, महिला आयोग बनाया गया है तो कुछ काम हो। मंत्रालय पर भी सवाल उठे, महिलाओं के कल्याण के लिए अलग से मंत्रालय बनाया गया, मंत्रालय ने क्या काम किया है। राज्य में भी मंत्रालय होता है, केंद्र में भी होता है, तो खैर हम उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन आयोग बनाए गए बाकायदे, उन पे सवाल उठे। तो ये संदर्भ की बातें हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिए, चाहे रहने दीजिए, मैंने बेसिक काम की बात बता दी। राष्ट्रीय महिला आयोग से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको समझना ज़रूरी है, तो समझ लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जिसको आप शॉर्ट में कह सकते हैं NCW, आगे भी यहीं दिखेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा, जहाँ भी NCW लिखा होगा वहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग आप मान लीजिएगा। भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है, फिर से रिपीट कर दूँ, कई बार तो कह रहा हूँ, 2 सालों से मैं कह रहा हूँ, और 2023 में क्वेश्चन भी आया था। सांविधिक का मतलब ऐसा होता है कि जिसको संसद में कानून बनाकर बनाया गया है, ऐसी संस्था जो संसदीय कानून के तहत बनाई गई है। और संवैधानिक संस्था का मतलब होता है कि संसद ने ही कानून बनाया, लेकिन वो कानून ना अलग तरह का कानून है। कैसा कानून? उस कानून को ऐसे बनाया गया कि संविधान में ही डाल दिया गया है,
संविधान के ही किसी आर्टिकल में लिख दिया गया, संशोधित कर दिया गया, तो वो संवैधानिक हो जाएगी। और जिसे सामान्य कानून के तहत बनाया जाएगा वो सांविधिक या गैर संवैधानिक या विधिक ये संस्था कहलाएगी। ठीक है, तो ये सांविधिक संस्था है, सरकार के कानून से बनाई गई है, संसद के, जो आमतौर पर महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देता है। ये जो संस्था है महिला आयोग, ये इसका गठन कब किया गया था? 1992 में किया गया था। इस डेट को, इस वर्ष को आपको ध्यान में रखना है। संस्थाओं से संबंधित यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे पूछती है, जैसे एनजीटी के बारे में पूछा था तो वर्ष आगे पीछे कर दिया था। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। 1992 में भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत किया गया था, जैसा कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में परिभाषित किया गया था। ठीक है, इसके बाद एनसीडब्ल्यू का उद्देश्य भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करना, उनसे जुड़े मुद्दे और चिंताओं की, मतलब ये सामान्य सी बातें आपको पता है। कुछ ये इश्यूज़ हैं: दहेज, राजनीतिक मामले, धार्मिक मामले, नौकरियों में महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व, श्रम क्षेत्र में महिलाओं के शोषण जैसे विभिन्न विषयों के अवलोकन के दायरे इसके तहत शामिल हैं। हिंसा, भेदभाव, उत्पीड़न की शिकार या अपने अधिकारों से वंचित महिलाओं की शिकायतें भी स्वीकार करता है और मामलों की जांच भी करता है। तो ये काम है। राष्ट्रीय महिला आयोग की बात हम कर रहे थे, बेसिक बातें हैं। राज्य महिला आयोग के बारे में कौन सी बातें जानने लायक हैं? ये अलग अलग राज्यों में होती हैं। एनसीडब्ल्यू के अलावा भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य महिला आयोगों का भी गठन किया गया है। ये आयोग संबंधित राज्य अधिनियमों या आदेशों के तहत गठित किए जाते हैं और एनसीडब्ल्यू के समान ही काम करते हैं, वैसी शक्तियाँ रखते हैं। सेम डिटो वैसे ही है, जो केंद्र के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग है, वैसे ही काम राज्य महिला आयोग को दिया गया है। वे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जिनके पास महिला आयोग हैं, इससे तो साफ स्पष्ट होता है कि पूरे देश में तो अभी नहीं है, सारे राज्यों में नहीं है। तो वो ये उनकी लिस्ट है, जिससे आपको कतई देखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इनके काम और उद्देश्य दिए गए हैं। मैं सिर्फ हेडिंग पढ़ दे रहा हूँ, आप सामान्य तौर पर ऊपर देख लीजिए। इस पर यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछ सकती है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों में से निम्नलिखित मतलब कौन कौन से कार्य हैं, कौन से कार्य नहीं हैं, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। या फिर वही वाला जो नया पैटर्न आया है कि 3-4 लाइनें लिख दी गई और फिर कहा गया कि 2 युग्म सही हैं, 3 युग्म सही हैं, कोई सही नहीं है, ऐसे करके। तो ध्यान दीजिए। वैसे आप कॉमन सेंस से भी समझ लेंगे, बस मैं आपको ध्यान दिलाते चलता हूँ। इनके उद्देश्य की बात करें तो महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, ये आयोग करता है। इसके अलावा नीतिगत सलाह, सरकार को सलाह देना कि भाई महिलाओं का ये मुद्दा है, इस पर कानून बनना चाहिए, इस पर ये काम होना चाहिए, सरकार को ठीक लगता है तो वो उस पर काम करेगी। ठीक है, लैंगिक समानता वगैरह के बढ़ावा देना है। संवैधानिक प्रावधानों की सुरक्षा, इसका क्या मतलब? भाई संविधान ने महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिए हैं, वो अधिकार अच्छे से लागू हो रहे हैं, उनका लाभ महिलाएं ले रही हैं कि नहीं ले रही हैं, उस पर ध्यान देना, उसको लागू करवाना, ये सारे काम भी महिला आयोग के होते हैं। तो ये बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। शिकायतों का प्रबंधन, जो शिकायतें पहुँचेंगी उन पर काम करना, उनको मैनेज करना भी महिला आयोग का काम है। ठीक है, स्वतः संज्ञान से भी कार्रवाई ली जा सकती है। बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जिस पर महिला आयोग खुद से कार्रवाई कर देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी ऐसी घटनाएं मुझे ध्यान तो नहीं आ रही हैं, शायद कोई घटना हुई थी, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जो सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ कुछ ऐसी बातें कर रहा है, ऐसी वीडियोस बना रहा है, ऐसे प्रचार कर रहा है जो उनके अधिकारों का हनन करती है। जैसे समानता का ही अधिकार है, ठीक है, कि हम लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, और व्यक्ति ऐसी ऐसी बातें कर रहा है जिससे ये पता चल रहा है कि लैंगिकता की वजह से महिलाओं के साथ ये चीज़ होनी चाहिए। ये सीधा सीधा भेदभाव है। अगर किसी ने शिकायत नहीं भी की है, ये बात किसी भी रूप में महिला आयोग तक पहुंच जाती है, तो आयोग स्वतः संज्ञान लेकर मामले की जांच कर सकता है। उसी हिसाब से सरकार को सलाह भी दे सकता है इसकी ये सज़ा होनी चाहिए, फिर आगे बात कोर्ट तक भी पहुंचाई जा सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। आगे महिला सशक्तिकरण के लिए काम करना, ये सारी चीज़ें। कार्य की बात करें तो उद्देश्य कार्य लगभग एक ही जैसे होते हैं। अनुसंधान और अध्ययन करना है इन मुद्दों पर, और पक्ष समर्थन जागरूकता, मतलब महिलाओं के पक्ष में बातें करना, उनके विकास की बातें करना, विकास के लिए
काम करना, जागरूकता फैलाना, बहुत सारे विज्ञापन आते हैं महिलाओं की सुरक्षा संबंधित महिला आयोग के द्वारा, ठीक है, और भी कैंपेन चलाए जाते हैं। तो ये सारी बातें हैं। वैदिक सहायता और समर्थन, सरकार ने बाकायदा बहुत सारे कानून बना रखे हैं, उन कानूनों को अच्छे से लागू करवाया जाए, महिलाओं का उससे मतलब कल्याण हो, तो उसके लिए भी काम करता है महिला आयोग, उसमें सपोर्ट करता है। जैसे इस लाइन को मैं अगर पढ़ूँ, महिला आयोग भेदभाव, हिंसा या अन्य अधिकार उल्लंघनों का शिकार हुई महिलाओं को प्रायः विधिक सहायता और समर्थन भी प्रदान करते हैं, ठीक है। वे महिलाओं को न्याय तक पहुंच बना सकने और कानूनी प्रक्रियाओं का उपयोग कर सकने में सहायता प्रदान करते हैं। तो ये बेसिक बात है। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, आपको पता है बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए चल रही हैं, उसमें कई ऐसे काम होते हैं जिसमें महिला आयोग का भी योगदान होता है। कई सारे काम ऐसे होते हैं जिसके तहत महिलाओं को प्रशिक्षण देने का काम या फिर उनकी क्षमता निर्माण का काम जो है आयोग द्वारा किया जाता है। तो ये भी एक बात है। इसमें वही बात मैंने बताई कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से काम हैं, और पिछली वीडियो में मैंने ट्रिक बताया था। तो अगर आपको मान लेते हैं इस पैटर्न पे क्वेश्चन आया, कुछ नहीं आता है, और पूछ लिया कि महिला आयोग के क्या काम है, अगर वो बात महिलाओं से संबंधित है और बहुत एक्सट्रीम नहीं है, सामान्य जनरल सी बात दिख रही है और आपको पता नहीं है, तो आप सारे काम गिना दीजिए, हाँ भाई सारे सही हैं। आपको भले नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, महिलाओं के सारे पक्षों को ये देख रहे हैं। तो ये बातें हैं। नीतिगत अनुशंसाएँ की जाती हैं, हमने बात की। सहयोग और साझेदारी की जाती है अलग आयोगों के साथ और भी चीज़ों के साथ, सोसाइटी के साथ भी। तो ये सारी चीज़ें हो गई बेसिक बातें। अगर मैं इसको समराइज़ करूं, क्योंकि आप में से कई दोस्तों को लगेगा कि यार इसमें कुछ काम का तो था ही नहीं, तो सबसे पहली बात आपको ये रखनी है ध्यान में कि महिला आयोग का गठन कब किया गया। दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि महिला आयोग किस तरह का मतलब किस तरह का संगठन कह सकते हैं, किस तरह की बॉडी है। और यहाँ मैं सीधा पूछ रहा हूँ कि ये संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक है। और गैर संवैधानिक के कई शब्द होते हैं, पर्यायवाची आप कह सकते हैं। मतलब पर्यायवाची क्या कहें कि इसको संबोधित करने के लिए अलग अलग शब्द हैं। गैर संवैधानिक भी कह सकते हैं, इसको वैधानिक भी कह सकते हैं, सांविधिक भी कह सकते हैं, ठीक है। संवैधानिक नहीं, संवैधानिक कहेंगे तो वो संवैधानिक हो जाएगा, यानी कि संविधान में वो है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। और उसके बाद जो ज़्यादातर चीज़ें लिखी गई थी वो ये हैं कि इनके काम क्या हैं, इनका उद्देश्य क्या है। तो जनरल सी बातें हैं, महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए काम करना, उनके अधिकारों की सुरक्षा करना, ये काम है। सरकार को सलाह देना, कोई अपराध हो रहा है इनके खिलाफ तो उसकी जांच करना, ये सारे काम महिलाओं आयोग के होते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। परिसीमन एक अगला टॉपिक है जहाँ से प्रश्न बन सकता है, जिसमें मैं पहले ही बता देता हूँ। आगे चल के कुछ चीज़ें हैं जो मेंस के लिए मतलब थोड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्री के लिए कम इम्पॉर्टेंट है, तो उसको मैं स्किप करूँगा। लेकिन प्री के लिए जितना भी महत्वपूर्ण है उन सारी चीज़ों को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो परिसीमन तो वैसे भी इस 2023 में कई बार अलग अलग तरीके से चर्चा में रहा है, तो ये उसमें से एक बात है। तो इसको छोड़ दीजिए, बस आपको पता होना चाहिए कि परिसीमन चर्चा में है तो परिसीमन पे कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। परिसीमन का अर्थ है विधायी निकाय वाले देश या प्रांत में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करने की प्रक्रिया। जैसे मान लीजिए कि ये कोई देश है, ठीक है। अब इस देश में एक संसद है कानून बनाने के लिए, जिस संसद में कितने लोग हो सकते हैं, जितना खंड बन जाएगा उतने लोग मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों से मिलकर संसद बनेगी। क्या किया गया कि इस तरीके से सीमा बना दी गई कि इतने क्षेत्र से एक व्यक्ति को चुना जाएगा, इतने क्षेत्र से एक व्यक्ति को चुना जाएगा, इतने क्षेत्र से एक व्यक्ति को, ऐसे 6 लोगों के लिए बना दिया गया। आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि जनसंख्या बढ़ जाए, देश की जो सीमा है वो तो नहीं बढ़ेगी, ठीक है। राजाओं का ज़माना नहीं है कि आक्रमण करके दूसरे का हड़प लेंगे, तो ये तो फिक्स है। जनसंख्या बढ़ गई, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए और इन लोगों की ज़रूरत है ताकि सबकी बात अच्छे से उठाई जा सके। तो क्या हो सकता है कि ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ये क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र बड़ा है, तो इसको थोड़ा 2 भागों में बांट देते हैं।
एक व्यक्ति अब यहाँ से चुन के आएगा, एक व्यक्ति यहाँ से चुना आएगा, तो ये दोबारा से परिसीमन हो गया। तो इस तरह से निर्वाचन क्षेत्रों को बांटा जाना, इसी को ही हम परिसीमन कहते हैं। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। परिसीमन आप देखेंगे केंद्र सरकार के लिए भी होता है, जहाँ से एमएलए चुन के जाते हैं, सॉरी एमपी चुन के जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और विधायकों के लिए एमएलए मतलब विधायिका जो होती हैं राज्यों की, तो उस वहाँ के लिए एमएलए चुन के जाते हैं, उनके लिए भी क्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं। ये सब परिसीमन के तहत तय किया जाता है कि इतनी जनसंख्या में से इतने व्यक्ति चुन के जाएंगे, ठीक। लोकसभा और विधानसभाओं के लिए परिसीमन स्थानीय निकायों से अलग है। परिसीमन अधिनियम वर्ष 1952 में अधिनियमित किया गया था। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे मैंने थोड़ी जल्दी में बोल दी, इसको थोड़ा समझ लीजिए। लोकसभा और विधानसभा का तो मैंने बताया, इसके लिए परिसीमन होता है। जो स्थानीय निकाय होते हैं उनके लिए अलग हिसाब किताब है, ठीक है ना। उसका परिसीमन इसके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं होता, इस वो अलग तरीके का है, ये अलग तरीके का है। वैसे भी जब आप स्थानीय निकाय के बारे में पढ़ते हैं, हमने पढ़ा है शहरी स्थानीय निकाय, पंचायती राज के बारे में पढ़ा है, तो उसके चुनाव के लिए और बाकी चीज़ों के लिए अलग से प्रक्रिया है, तो उसके परिसीमन के लिए भी अलग व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आते हैं, तो परिसीमन आयोग के लिए अधिनियम बनाया गया था 1952 में। 1952 ध्यान रहे आपको। और जैसा कि यूपीएससी अलग अलग तरीके से पूछती है, तो हो सकता है कि यूपीएससी ये न पूछे कि कब इस अधिनियम को लाया गया था। इसी बात को, इसी 1952 को जानने का एक और तरीका है। क्या तरीका है, मैं पूछ लेता हूँ कि परिसीमन आयोग के लिए जब अधिनियम आया उस समय कौन प्रधानमंत्री थे। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने पिछले 1-2 वीडियोस में इसकी चर्चा की है। ऐसे भी यूपीएससी जानने की कोशिश कर सकती है, तो पता रहे कि 1952 के आसपास क्या चल रहा था, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अच्छा, परिसीमन आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इस बात को खूब अच्छे से समझ लीजिए। इस बात पे, मतलब इस पैटर्न पर यूपीएससी कई बार क्वेश्चंस पूछती है, लाइनें बनाती है कि नियुक्ति किसके द्वारा होती है। राष्ट्रपति का ऑप्शन दे दे, भारत के मुख्य न्यायाधीश का ऑप्शन दे दे, कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के द्वारा परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है तथा यह भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से कार्य करता है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसी के साथ मिलकर इसका काम है, ध्यान रहे। अब एक मस्त बात यहाँ बताता हूँ। 1952, 1962, 1972, 2002 के अधिनियमों के आधार पर 4 बार 52, 63, 73, 2 4 बार परिसीमन आयोगों का गठन किया गया है, ध्यान रहेगा। इस तरह के प्रश्न यूपीएससी घुमा फिरा के पूछती है कि अभी तक सिर्फ 2 परिसीमन आयोग बनाए गए हैं, अभी तक 10 बना दिए गए हैं, अभी तक एक भी परिसीमन आयोग नहीं बनाया गया है। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी ने अलग अलग टॉपिक्स पे पूछा है। जैसे मुझे अभी ध्यान आ रहा है कि प्राइवेट मेंबर बिल पे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, तो लाइन दे दी, मतलब ऐसे कुछ था कि ये पहला था, इसके पहले प्राइवेट मेंबर बिल नहीं आया है, इस तरह से शायद कोई लाइन थी। तो इस तरह से क्वेश्चन यूपीएससी पूछती रहती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 4 बार अभी गठन किया गया है, ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस बार के लिए। पहला परिसीमन अभ्यास कब किया गया था? 1950-51 में राष्ट्रपति चुनाव की कहाँ गया, राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। ये क्या बात होती है, फिर पढ़ते हैं। पहला परिसीमन अभ्यास 1950-51 में राष्ट्रपति द्वारा किया गया था चुनाव आयोग की मदद से। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि शुरू में तो राष्ट्रपति ने ही काम किया था चुनाव आयोग की मदद से, उसके बाद आयोग बनाया गया, ठीक है। इतिहास के बारे में कुछ पढ़ते हैं, उसके बाद से कुछ बातें मैं स्किप करूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो काम की बात करेंगे। इस इतिहास में बहुत सारे तथ्य छिपे हुए हैं। लोकसभा की राज्यवार संरचना में परिवर्तन लाने वाला अंतिम परिसीमन कब हुआ था? 1976 में पूरा हुआ था। लोकसभा का जो अभी क्षेत्र चल रहा है, जिस हिसाब से बांटा गया है क्षेत्रों को, तो फिलहाल अंतिम जो हुआ था 1976 में पूरा हुआ था, और 1971 की जनगणना के आधार पर ये किया गया था। वो जो भी क्षेत्र तय किया गया था 1971 में जो जनगणना की गई थी, उस हिसाब से जो जनसंख्या तय की गई थी, इसको बांटा गया था, क्षेत्र बनाए गए थे, ठीक है, कि इतनी जनसंख्या से इस क्षेत्र से
एक व्यक्ति चुन के आएगा, ऐसे करके। भारत का संविधान यह आज्ञापित करता है कि लोकसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए, ताकि सीटों का जनसंख्या से अनुपात सभी राज्यों में लगभग समान हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है कायदे से। संविधान में बात कह दी गई, लेकिन कुछ राज्यों में जनसंख्या तेजी से बढ़ गई है, कुछ राज्यों में नहीं बढ़ी है। तो एक ही व्यक्ति चुन के आ रहा है, कोई मान लेते हैं किसी राज्य से, तो उसको चुनने वाले 10 लाख लोग हैं, और एक व्यक्ति और चुन के आया है जिसको चुनने वाले लोग 3 लाख लोग हैं। तो यहाँ 10 लाख लोगों का जो वोट है उसका महत्व उन 3 लाख लोगों की तुलना में करेंगे तो कम हो जाएगा। 3 लाख लोगों का ज़्यादा महत्व है। 3 लाख लोग मिलके एक चुन रहे हैं, यहाँ 10 लाख लोग मिलके एक चुन रहे हैं, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ आ गया है, और वो आगे भी ऐसे चलता रहेगा। लेकिन संविधान में ये व्यवस्था की गई थी, ठीक है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति के वोट का 12 अंक समान हो, भले ही वे किसी भी राज्य में रहते हों। हालांकि इस प्रावधान का अर्थ यह था कि जनसंख्या नियंत्रण में कम दिलचस्पी वाले राज्यों को संसद में अधिक संख्या में सीटें मिल सकती हैं, ठीक है। इस तरह के परिणामों से बचने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। और क्या हुआ? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने वर्ष 1971 के परिसीमन के आधार वर्ष मतलब 2000 तक के लिए राज्यों में लोकसभा सीटों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन पर रोक लगा दी। कहा कि 2000 तक अब कोई मतलब नया क्षेत्र नहीं बनेगा, उस समय तक जैसे चलेगा वैसे ही चलेगा, ये तय कर दिया गया था। फिर 84वां संशोधन हुआ 2001 में। सरकार को वर्ष 1991 की जनगणना के जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर राज्यों में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन और युक्तिकरण का अधिकार दिया गया था 84वें के तहत। फिर ये सारे संशोधन महत्वपूर्ण हैं। 87वां हुआ 87th हुआ 2003 में। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया, न कि 1991 की जनगणना के आधार पर, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें हैं। हालांकि यह लोकसभा में प्रत्येक राज्य को आवंटित सीटों की संख्या में बदलाव किए बिना किया जा सकता है, ठीक। इसकी क्या आवश्यकता है, हमने ऊपर भी बात की, वही बातें यहाँ लिखी हैं, और कुछ सामान्य बातें आगे हैं, ये नोट में आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बाकी एक काम की बात है, उस पर चलते हैं, वहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। एक चीज़ है यहाँ पर, इसको भी देख लेते हैं तब आगे बढ़ेंगे। संवैधानिक प्रावधान क्या है, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम बनाती है, ये व्यवस्था की गई थी। अभी अभी हमने आयोग की बात की, ये अधिनियम की बात होती है, हर जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम बनाया जाए, और उसी अधिनियम के तहत आयोग का भी गठन किया जाता है। महत्वपूर्ण क्या है, अनुच्छेद 82 सीधा सीधा, जैसे यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है, आर्टिकल 15 के बारे में, आर्टिकल 21 के बारे में ऐसे पूछ लेती है, पूछा जा सकता है अनुच्छेद 82 का संबंध किससे है, या फिर ये वाली बात लिख दी जाए और पूछ दी जाए कि किस अनुच्छेद में है, 82, 105, 108, 226 ऐसे करके पूछ ले, तो बताइए कि किसका संबंध किससे है। अच्छा, अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों को प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, तो वो तो बात ठीक है, इसके लिए अनुच्छेद ये दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और सीधे जानते हैं परिसीमन आयोग के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से। हाँ जी, तो मैंने थोड़ा सा स्किप किया है, उसकी चिंता मत करिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, ठीक है। और नोट आपके पास होगा तो आप तो पढ़ ही लेंगे उसको, ठीक। और अगर नहीं नोट है तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, ये काम की बात इधर है। परिसीमन आयोग के बारे में जानते हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। परिसीमन आयोग का गठन, जैसा कि मैंने अभी शुरू में ही बताया था, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और ये भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से काम करता है। संरचना पर प्रश्न बनते हैं। किसी एक संगठन को लेकर जब यूपीएससी प्रश्न पूछती है तो उसकी संरचना से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसमें होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं,
और संबंधित राज्य के निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ये मिलकर इस आयोग में काम करते हैं। बात समझ में आई? काम क्या है? काम तो आप जान ही रहे हैं। सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या को लगभग बराबर करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और सीमाओं का निर्धारण करना इनका काम है। कुछ बचा है? हाँ, अभी तो होना चाहिए। ठीक है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की पहचान करना जहां उनकी जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक है। ठीक है, ये भी काम इनके द्वारा किया जाता है। शक्तियां कुछ और देखते हैं। आयोग के सदस्यों के बीच अगर मतभेद हो जाए तो बहुमत से राय ली जाती है, मतलब बहुमत की जो राय होगी वो प्रबल होगी, वही माना जाएगा। बहुमत से फैसला किया जाता है। ठीक। भारत में परिसीमन आयोग एक उच्च शक्ति प्राप्त निकाय है। खूब ध्यान से इस बात को समझ लीजिए, नहीं तो बात गड़बड़ हो जाएगी। उच्च शक्ति प्राप्त निकाय है जिसके आदेशों को कानून का संरक्षण प्राप्त होता है और किसी भी न्यायालय के समक्ष इस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। परिसीमन आयोग ने जो बात कह दी वो कह दी। जो क्षेत्र तय हो गया वो हो गया। अब उस पर कोर्ट में केस लेके नहीं जा सकते कि ये गड़बड़ है, इसको कहो कि फिर से बदलाव करें, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है ना? ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। देखने में एक्सट्रीम लगती है, इसीलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ। नॉर्मली यूपीएससी एक्सट्रीम लाइन ऐसे बनाती है जो गलत होते हैं, लेकिन कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्सट्रीम होती हैं और सही भी होती हैं। जैसा कि ये लाइन है कि किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रश्न नहीं उठाया जा सकता ये परिसीमन आयोग के फैसले पर। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो ये कुल मिला के ये बातें हो गई इस वीडियो में। कितना मिनट है? 40 मिनट में ही 3 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। फिलहाल इसमें इतना ही रहने देते हैं, बाकी के टॉपिक्स आगे कवर करेंगे। शुरू में ही आपको नंबर दे दिया गया है। आपको पीडीएफ नोट चाहिए, नोट तो लगभग सारी कंप्लीट हो चुकी है। जो वीडियोज़ आ रही हैं उनकी एडवांस में मिल रही है, तो उस नंबर पर मैसेज कर लीजिए और आपको एक लिंक भेज दिया जाएगा। उस पर आप क्लिक करेंगे, सारी जानकारी मिल जाएगी, पीडीएफ नोट मिल जाएगी। जल्दी से तैयार कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, प्री आराम से निकाल लीजिए। ठीक है जी, तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।